तो यहाँ पर भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। हाँ, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ पे लगे कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज में कोई वैल्यू ऐड हो रही है, वहाँ पे हमारे वीडियो को लाइक कर देना। पहला क्वेश्चन है जो यहाँ पर नहीं आ पाया है, वो ये है, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है, ठीक है, उसे किस नाम से जानते हैं? ठीक है, भारत और चीन का जो बॉर्डर है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बॉर्डर को हम जानते हैं मैकमोहन रेखा के नाम से। भाई बात करें भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को जानते हैं रेड क्लिफ रेखा के नाम से। इसको याद करने का तरीका ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ज़्यादातर लड़ाई चलती रहती है, मतलब खून खराबा होता रहता है, तो उससे आप याद कर सकते हैं रेड क्लिफ। ठीक है, ये याद बना रहेगा इससे आपको। अगला है, भारत का मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम मतलब जीएमटी के बीच का अंतर कितना है? तो भाई जीएमटी और भारत का जो मानक समय है उसका अंतर है 5.5 घंटे। ठीक है, इसके बारे में मैंने एक बताया था आप लोगों को, जो देशांतर रेखाओं का एक वीडियो है, वहाँ पे आप इसके बारे में डीप में समझ सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके या चैनल पे जाएं और सर्च करें, वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए समझ लेते हैं इसके बारे में। भारत का मानक समय और ग्रीनविच के मीन टाइम का जो अंतर है वो 5.5 घंटे का है। ठीक है, पूरे विश्व के लिए ग्रीनविच को समय का औसत, मतलब समय को, ग्रीनविच के समय को औसत समय मान लिया गया है। भारत का मानक समय ग्रीनविच से 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। ठीक है, यह रेखा प्रयागराज इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये पूछ ले भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो हमारी हो जाएगी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये हमारे राज्य हो जाएंगे। तो याद रखना, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो भारत की मानक समय रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आंसर हो जाएगा 5। अगर पूछ ले निम्न में से कौन कौन से, तो आपको पांचों राज्य भी पता होने चाहिए। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन कैसे भी बना सकता है, 3 ऑप्शन दे देगा, एक कोई बाहर का दे देगा, तो आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, ये सारे एक लाइन में है, राज्य ऊपर से नीचे के लिए आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अक्षांश रेखा जो सिक्किम से गुजरती है, अक्षांश रेखा जो सिक्किम से गुजरती है वह निम्न में से कहाँ से गुजरेगी? ठीक है, तो वो ये कह रहा है जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा देशांतर रेखा का वीडियो देख लेना, फिर भी बेसिक बता देते हैं। देखो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसमें इसको मान लेंगे इक्वेटर या भूमध्य रेखा, तो जो इसके समांतर रेखाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और जो रेखाएं इस तरह से खिंची होती हैं उन्हें बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो पीछे जो भी मानक समय की बात हो रही थी वो देशांतर रेखाओं से हो रही थी, यहाँ पर जो बात हो रही वो अक्षांश रेखाओं से संबंधित बात हो रही है। ठीक है, तो जो अक्षांश हमारी सिक्किम से गुजरेगी वो भारत के राजस्थान से होकर भी गुजरेगी। ठीक है, क्योंकि जो रेखाएं वो इस तरह से खिंची हुई हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ये कोई रियल में खींची नहीं है, सिर्फ कल्पना की गई है। ठीक है, जिससे हम कहीं किसी भी जगह की स्थिति का सही पता लगा लें, इसलिए इनकी कल्पना की गई है। ठीक है, भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर सभी दूरियां उत्तरी अक्षांश और दक्षिण की ओर सभी दूरियां दक्षिणी अक्षांश में मापी जाती हैं। कहने का मतलब ये है, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, तो इसका ये वाला पार्ट जो है ये उत्तरी पार्ट है और ये वाला दक्षिणी भाग है। तो इस साइड की जितनी भी रेखाएं होंगी वो उत्तरी अक्षांश बोली जाएंगी और इस साइड की जो रेखाएं होंगी उन्हें हम दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। इनकी अगर कुल संख्या की बात करें तो इनकी कुल संख्या 180 है, क्योंकि 1-1 डिग्री पर है सारी। और बात करें दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अक्षांश क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पॉइंट ये मत सोचना कि बस ऐसे ही बता रहे हैं। पूछ लेता है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो हमारी 180 हो जाएगी, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 111 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं। ये तो क्वेश्चन कम ही बनेगा कि सिक्किम से जो गुजरती है वो, ये तो कुछ भी बना सकता है, 100% ये नहीं देगा, लेकिन ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगला है, भारत में अत्यंत दीर्घ दिन कब होता है? तो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है इसका भाई आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए, है ना?
कब होता है, मतलब आंसर तो नीचे दिख ही रहा है, लेकिन हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछेंगे, वो आप लोग बताना है आपको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा दिन कब होता है भारत में। तो भाई भारत में सबसे बड़ा दिन कब होगा, जब सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पे पड़ेंगी, है ना। देखो बता देते हैं थोड़ा सा और, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, थोड़ी गलत बन गई, ठीक है, इसको पृथ्वी मान ले, तो हमारा जो भारत है उसकी स्थिति जो है वो यहाँ पर है, इस जगह पे, इस जगह पे ना थोड़ा ऊपर ही है ना, ये यहाँ पर है। तो जो भारत की जो भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर साइड एक यहाँ पर कर्क रेखा है और नीचे साइड में मकर रेखा है, ठीक है। जब सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पे पड़ती हैं, कर्क रेखा पे पड़ती हैं, तो वो कर्क रेखा भारत से होकर जाती है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा समय के लिए सूर्य का प्रकाश पड़ता है, मतलब सबसे बड़ा दिन होगा, है ना। तो वो कब होता है, वो होता है 21 जून को, है ना। अभी क्वेश्चन जो मैं ये पूछ रहा हूँ, जो ये कर्क रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है, ये भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं, भारत में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है हमारा 21 जून को, है ना। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल दी गई है। भारत में अत्यंत दीर्घ दिन 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध वालों के लिए, लेकिन इसका उल्टा होगा दक्षिणी गोलार्ध वालों के लिए। देखो ये पृथ्वी है ना, तो यहाँ पर कर्क रेखा है, यहाँ पर मकर रेखा है। तो यहाँ पर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो यहाँ पे तो सबसे बड़ा दिन होगा, लेकिन मकर रेखा पे सबसे छोटा दिन होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है। तो ये पूछ रहा है कि भारत में कन्या, मतलब आंसर तो आपको दिख ही जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, डिटेल तो बता ही देते हैं आप लोग को, ठीक है। तो भारत में जो कन्याकुमारी की स्थिति है वो हमारी भूमध्य रेखा के दक्षिणी नहीं होगी, भूमध्य रेखा के उत्तर में होगी, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही। देखो फिर से समझ लेते हैं, ये पूरी पृथ्वी है, यहाँ पर भारत है, ठीक है। तो कन्याकुमारी सबसे नीचे वाला हिस्सा है भारत का, है ना। तो ये भूमध्य रेखा से उत्तरी साइड में ही तो है, भूमध्य रेखा से उत्तरी साइड में है, ऊपर साइड में है, उत्तरी साइड में है। बात समझ में आ रही है, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब आंसर नहीं दिखाएंगे आपको। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति भूमध्य रेखा से उत्तर में है, भूमध्य रेखा से उत्तर में है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है, मतलब आखिरी बिंदु है नीचे साइड में, अंडमान निकोबार को छोड़ देगा तो। चलिए अगला प्रश्न नहीं दिखाएंगे आंसर आपको, ठीक है। अब पूछ रहा है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। तो फिर से क्वेश्चन वही पूछ दिया, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा होगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कर्क रेखा के उत्तर में नहीं, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, हाँ या नहीं। नहीं, भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, नहीं उत्तर साइड में है, ठीक है। मकर रेखा के दक्षिण में, नहीं भाई मकर रेखा के भी उत्तर साइड में है। बात समझ रहे हो, भूमध्य रेखा के उत्तर में, हाँ भूमध्य रेखा के उत्तर में, ये भी ऊपर भी यही बोला था क्या, शायद मुझे ध्यान नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसकी थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, सबसे निचला बिंदु है ना। यह भूमध्य रेखा के उत्तर तथा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। यह अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम पर है। क्योंकि जो बात हो रही है, ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, तो यहाँ पे जो है, ठीक है, नीचे के हिस्से यहाँ की जो बात हो रही है, ये तीनों ओर से अलग अलग मिल जाते हैं हमारे महासागर, ठीक है, संगम पर है। यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है तथा विदेशी पर्यटकों द्वारा इसे अलेक्जेंड्रिया ऑफ ईस्ट की उपमा दी गई है। यहाँ स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला देख लिया क्या, ओके। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर का, देखिए पीछे मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा, तो निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर कर्क रेखा के एकदम समीप स्थित है, कर्क रेखा के एकदम समीप स्थित है। तो आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हाँ।
तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब इसके हम थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। देखो, जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो राज्य के अनुसार गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। झारखंड की जो रांची है, मतलब राजधानी रांची है, वो मकर रेखा पर, सॉरी कर्क रेखा पर स्थित है। तो पूछ लेता है किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ 2 चीज़ें, चलिए छोड़िए। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनके आंसर आप लोगों को देने हैं। चलिए, अब तो आंसर नहीं दिखेगा, आप सही रहेगा। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, बताओ। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश हमारा हो जाएगा भारत। पहला कौन सा होगा, पहला जो देश होगा सबसे बड़ा वो हो जाएगा रूस, उसके बाद में कनाडा, फिर आ जाएगा हमारा चाइना, है ना, उसके बाद में यूएसए, उसके बाद में ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर हमारा 7वां आ जाएगा इंडिया। ठीक है, पहले का आंसर क्या हो गया, भारत। दूसरा है भारत की सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो वो ये पूछा है कि तटरेखा किस राज्य की सबसे ज़्यादा है, मतलब समुद्री सीमा किस राज्य की सबसे ज़्यादा है, तो वो हमारा राज्य हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य की सीमा मतलब सबसे ज़्यादा है समुद्री तटरेखा। भाई अगर क्वेश्चन पूछ ले सबसे कम तटरेखा किस राज्य की है, तो वह हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, अब वैसी बात है, हम लोग किसी से पीछे थोड़ी ना है ना। भारत दूसरे स्थान पर है, तो पहले स्थान पर कौन हो जाएगा, चाइना। ठीक है, अगला है भारत की भूमि सीमा विस्तार, तो ये पूछ रहा है तो भारत की भूमि का उस कुल क्षेत्रफल कितना है ना, तो वो हमारा हो जाएगा 15,200 वर्ग किलोमीटर, है ना। हमारी जो मुख्य भूमि है उसका क्षेत्रफल है ना। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप का देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली शासन लागू है, तो वो हमारा कौन सा देश हो जाएगा जहां पे राष्ट्रपति प्रणाली, भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर हमारा जो देश हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में राष्ट्रपति प्रणाली शासन लागू है। अगला है भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है, तो भाई भारत में कन्याकुमारी कहाँ पर अवस्थित है, तो भारत में कन्याकुमारी सबसे निचले भाग पर स्थित है। अगर बात करें भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में हो जाएगा, भूमध्य रेखा के उत्तरी साइड में हो जाएगा। वहीं कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा के दक्षिणी साइड में हो जाएगा, है ना। अगला है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो अभी ऊपर बताया था कितने राज्य थे, बिल्कुल सही, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और हमारे 8 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, गुजरात, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़, पांचवा हो जाएगा झारखंड, छठा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, सातवां हो जाएगा त्रिपुरा और आठवां हो जाएगा मिजोरम। एक बार और बताएंगे क्या, चलिए छोड़िए। अगला कहाँ पे, ठीक है, हाँ 80 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा कर्क रेखा का मिलान बिंदु कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे नहीं पूछता है, ये जो आंसर पूछता है वो ये पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, वो कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले चैनल का नाम क्या है, तो वो हमारा 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। ठीक है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे होंगे जिन लोगों को नॉलेज है ना, जिन लोगों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया तो उन्हें पता होगा, उन्हें वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने टॉपिक पढ़ा उन्हें तो पता ही होगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। अगला है भारत की
पैमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो कौन सी कहलाती है हमारी भारत की? अभी हमने पीछे बात की थी, वो थी हमारी 82 डिग्री और 30 मिनट, है ना, पूर्वी। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा हमारी पैमाणिक मध्याह्न समय रेखा कहलाती है। अगला है, यदि भारत की मानक समय यमुनोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय होगा। इसको छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगला है, भारतीय मानक समय IST लिया गया है। तो भारतीय जो मानक समय है वो लिया गया है हमारा इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से, ठीक है, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से, ठीक है। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, मानक समय रेखा लिया गया है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। अगला है, मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है, कौन सा बनाता है? ये बनाता है हमारा 8 डिग्री चैनल, ये बनाता है 8 डिग्री चैनल हमारा बनाता है, ठीक है। अगला है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। तो 9 डिग्री चैनल हमारा कहाँ पर अवस्थित है? 9 डिग्री चैनल हमारा अवस्थित है लक्षद्वीप और मणिकय के बीच में, ठीक है। अगला है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय, अरुणाचल प्रदेश के तिरप में सूर्योदय 5:30 बजे प्रातः IST पर होता है, तो गुजरात में के काठमांडू में सूर्योदय का समय क्या होगा? तो ये क्या होगा इसका? अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे, ठीक है। इसका तो आंसर ही देख लो, इससे बढ़िया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 7 बजे प्रातः, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जहां सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है। तो भाई भारत का सबसे पहले जो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो आंसर भी वही हो जाएगा, सबसे पहले सूर्य वहां पर ही दिखाई देगा। भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो पूछा है भारत का सबसे दूरस्थ, तो भाई ये ध्यान रखना, सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और अगर पूछ ले सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा इंदिरा कौर। याद रखना, सबसे दक्षिणी हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणी पॉइंट भारत का दूरस्थ मतलब सदूरस्थ दक्षिणी बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और अगर उत्तरी पूछ ले तो हो जाएगा हमारा इंदिरा कौर, ठीक है। भारत ने नई सहस्राब्दी में सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट, है ना, पूर्व। भारत की ग्रीनविच को कहा जाता है, कहा जाने वाला स्थान, भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान, सॉरी, भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान। तो भाई भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान हमारा उज्जैन है, उज्जैन। आंसर देख लेते एक बार, सही है, भारत का ग्रीनविच, ठीक है, बिल्कुल सही। भारत का ग्रीनविच कहा जाता है हमारे उज्जैन को। अगला है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था, भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित करती है रेड क्लिफ लाइन। अगला है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा को निर्धारित करती है? तो डूरंड लाइन हमारी करती है अफगानिस्तान के साथ में। और बता दें, जो अफगानिस्तान के साथ में जो सीमा है वो भारत की सबसे छोटी सीमा है, ठीक है। सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश भारत के साथ में अफगानिस्तान है। और भाई अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज़्यादा भारत की सीमा किसके साथ में साझा होती है, तो वो हो जाती है बांग्लादेश के साथ में। ध्यान रखना है, सबसे कम हो जाएगी अफगानिस्तान के साथ में, और अफगानिस्तान के साथ में जो सीमा साझा होती है उसे डूरंड लाइन बोलते हैं, है ना।